हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स जो जनरली हेल्पफुल होते हैं एक पाइपिंग सुपरवाइज़र के लिए, पाइपिंग फोरमैन, पाइपिंग इंजीनियर या फिर पाइपिंग टेक्नीशियंस के लिए। तो आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स लेके आए हैं जो हम चर्चा करेंगे पाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब हमारा डिज़ाइनर किसी भी पाइपिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है तो उसके लिए किस कोड को फॉलो करता है। जनरली प्रोसेस पाइपिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आता है, जिसमें आपको जैसे ही प्रोसेस पाइपिंग की बात आए आपको ये जानना चाहिए कि B31.3 प्रोसेस पाइपिंग का कोड होता है, जिसे आपके ड्राइंग में भी दिया रहता है और ये यदि आप प्रोसेस पाइपिंग कर रहा है तो हर जगह पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि B31.3 को प्रोसेस पाइपिंग कहते हैं कि क्या बोलते हैं प्रोसेस पाइपिंग का। तो आपको बताना है कि उसका SMA कोड B31.3 होता है। दूसरा, इसके साथ में यदि आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको B31.1 पावर पाइपिंग के लिए जनरली यूज़ में आता है। यदि B31.2 है जो फ्यूल गैस के लिए, जनरली गैसियस लाइन्स वगैरह के लिए B31.2 को यूज़ करता है। B31.5 रेफ्रिजरेशन की पाइपिंग के लिए यूज़ में आता है। जनरली जो HVAC से रिलेटेड काम है उसमें आप देख सकते हैं एक CO2 पैनल का मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम B31.5 को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं कि फ्लेंजेस। दोस्तों, यदि हम पाइपिंग सिस्टम में काम करते हैं और हमें उसके एलिमेंट्स नहीं मालूम है जो हमारे पाइपिंग में यूज़ आते हैं तो फिर ये बहुत क्वेश्चंस ज़्यादा जो हमारे आते हैं वो उसी के ऊपर आते हैं कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं। जनरली यदि पोजीशन टेक्नीशियन का हो या फिर अप टू फोरमैन का हो तो ये चीज़ें जनरली क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन फेसिंग में कि फ्लेंजेस के क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि जैसे ही पैरामीटर्स चेंज होता है वेरियस टाइप्स के फ्लेंजेस हम लोग रिफाइनरी में यूज़ करते हैं। तो बेस्ड ऑन फेसिंग में यदि हमने बात किया तो फ्लैट फेस का है, जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज में पूरी तरह से फ्लैट है, उसका जो फ्रंट हिस्सा है उसमें पूरी तरह से फ्लैट है, तो ये वाले जो फ्लेंजेस होते हैं इनको फ्लैट फेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेज्ड फेस है जिसमें थोड़े से हिस्से निकले हुए होते हैं अंदर साइड में, जिसमें सैरेशन भी होता है 0.6 mm का, तो वो आपको रेज्ड फेस फ्लेंजेस में आता है। ठीक है, फिर आपको लैप जॉइंट, यदि आप दो फ्लेंज है ऐसा जिसमें एक नीचे का अंदर का हिस्सा के ऊपर में ऊपर का लैप कर रहा है, ऐसे केस में ये लैप जॉइंट्स में आता है। जैसे आप डिज़ाइन में देख सकते हैं ये आपको लैप जॉइंट के फ्लेंजेस में आता है। दूसरा रिंग जॉइंट, एक ग्रू बना हुआ है जिसमें एक रिंग जाता है, तो इस तरह के आरटीजे फेस वाले फ्लेंजेस में आते हैं वो। नेक्स्ट आपको मेल एंड फीमेल का भी है, बहुत सारे ऐसे फ्लेंज भी आपको रिफाइनरी में देखने को मिलेगा जो स्पेशल टाइप का है, और ठीक उसके अपोजिट का दूसरा वाला फ्लेंज है, मतलब वो मेटिंग टाइप के फ्लेंज है जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। तो उस तरह के फ्लेंजेस स्पेशली कहीं कहीं पे यूज़ में आते हैं, तो ये मेल एंड फीमेल फ्लेंजेस में आते हैं। दूसरा आपका है टंग एंड ग्रू का, जिसमें एक में टंग निकला रहेगा और दूसरे में ग्रू रहेगा जो खुद उसके अंदर में जाके उसको लीक प्रूफ बना सकता है। तो ऐसे केस में टंग एंड ग्रू टाइप के फ्लेंजेस होते हैं। आपको इसके अलावा भी आपने ऑलरेडी जानते होंगे वेल्ड नेक फ्लेंजेस है, जो सॉकेट वेल्ड फ्लेंजेस है, SORF है, SWRF है, स्लिप ऑन फ्लेंजेस है। ये बेस्ड ऑन नेक के ऊपर में है, ठीक है, किस तरीके से जो उसका नेक का डिज़ाइन किस तरीके से है। तो जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन चेंज होगा उस तरीके से आपको फ्लेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लेंजेस रखे हुए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि यदि पाइप फ्लेंजेस फर्स्ट जो इमेज दिया हुआ है, उसके बाद ब्लाइंड फ्लेंजेस हैं, बहुत सारे फ्लेंज इंड पॉइंट पे लगते हैं जहाँ पे लाइन को हमको स्टॉप करना होता है, वहाँ आइसोलेट करना होता है, वहाँ पे ब्लाइंड फ्लेंजेस का यूज़ करते हैं। फिर होता है वेल्डिंग नेक फ्लेंजेस जिसको WNRF भी हम लोग बोलते हैं। तो वेल्ड नेक फ्लेंज वो जिसमें दिया हुआ है नेक आप देख सकते हैं। स्लिप ऑन फ्लेंजेस है जिसमें पूरी तरह से अंदर में ओपन होता है, उसमें स्लिप कर सकता है, इसके लिए एक पॉइंट उसमें निर्धारित करके बाहर से फिर हम उसमें एक फिलेट वेल्ड मारते हैं, तो वो स्लिप ऑन फ्लेंजेस का प्रोसेस है। उसके बाद सॉकेट वेल्ड फ्लेंजेज है जिसमें अंदर में निकला रहता है ग्रू, लेकिन उसमें 1 mm का गैप देके 2 mm जनरली 1.5 mm प्लस करके रखना होता है, गैप मेंटेन करके आप वहाँ पर एक वेल्डिंग करते हैं फ्लैट। तो ये आपको सॉकेट वेल्ड में आता है। फिर थ्रेडेड फ्लेंज है जिसमें थ्रेड होता है इनसाइड में, तो हमारे पाइप के ऊपर भी थ्रेडेड, जनरली हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइनें होती हैं उसमें थ्रेडेड पाइपिंग के थ्रू करते हैं। जो GI की लाइनें होती हैं वहाँ पर भी इसकी यूज़ करते हैं हम लोग। कुछ वाटर लाइन है, DW की लाइन है, ड्रिंकिंग वाटर की लाइन, वहाँ पर भी हम लोग थ्रेडेड का यूज़ करते हैं। फिर बाद में आपको लैप जॉइंट है, देख सकते हैं वो फ्लेंज का जैसा डायमेंशन बना है। फिर वेल्डेड फ्लेंजेस है, प्लेट फ्लेंज है जहाँ पे पूरी तरह से वो एक प्लेट के जैसा ही रहेगा, अपोजिट भी सेम वैसा ही है। फिर स्क्रूड फ्लेंजेज है जहाँ पे एक स्क्रू अंदर के साइड में बना रहेगा। रिड्यूसिंग फ्लेंजेज है, फ्लेंज का आउटर का साइड कुछ और है, इन साइड का कुछ और है, ऐसे में रिड्यूसिंग फ्लेंजेज है। DIN फ्लेंजेज है, ANSI फ्लेंज है।
फोर्स्ड स्टील फ्लैंज है, मेटल फ्लैंजेस है। तो मेटल नॉन मेटालिक टाइप के बहुत सारे फ्लैंजेस होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि पैरामीटर्स चेंज होगा टाइप ऑफ फ्लैंजेस चेंज हो जाएंगे। लॉन्ग नेक फ्लैंज जो दिख रहा है, लॉन्ग नेक वेल्ड, यही आपको स्लिप ऑन फ्लैंज में भी आता है। यही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसके ऊपर में एक और फ्लैंज रहता है जो इसके टॉप में रहता है, ठीक है। रिंग जॉइंट फ्लैंजेस आप देख सकते हैं वहाँ पे 3D में दिया हुआ है, जिसमें एक ग्रूव बना है, जिसमें एक रिंग डालते हैं। इसका जो गैस्केट होता है वो एक रिंग की तरह से होता है। हम लोग आगे बात करेंगे गैस्केट्स के भी बारे में, उसमें आपको मालूम चलेगा किस तरह की रिंग्स होते हैं। वेल्डिंग फ्लैंजेज है, एस सेमी फ्लैंज है, और भी डिफरेंट टाइप के फ्लैंजेज है। जनरली आपको इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ओरिफिस फ्लैंजेज है, क्योंकि ओरिफिस फ्लैंज लगभग मोस्टली आप जितने भी रिफाइनरी में काम करने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि ये एक अलग टाइप का फ्लैंज है, जिसमें उसके 45 डिग्रीज़ में एक स्लॉट दिया रहता है बाहर की तरफ से, जो इंस्ट्रूमेंट को जाता है, जिससे कि अंदर में जो ओरिफिस प्लेट होता है उसमें क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकली मेजर कर सकता है बाहर के साइड में। तो वो जो फ्लैंजेज होते हैं वो एक ही साथ आते हैं, और ये नॉर्मल फ्लैंज नहीं होते हैं इसके सॉरी। तो ये ओरिफिस फ्लैंजेस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ द गैस्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। गैस्केट्स की यदि हम बात करें तो गैस्केट्स जनरली 5 तरह के होते हैं। बाकी ये भी डिपेंड्स करता है, अभी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात कर रहे हैं तो फुल फेस गैस्केट, स्पायरल वुंड गैस्केट, रिंग टाइप के गैस्केट जो जनरली हमारा अभी आरटीजे गैस्केट जैसे हमने बात किया उसके अंदर आता है। मेटल जैकेटेड गैस्केट्स आते हैं जिसमें अंदर में मेटेरियल रहता है, उसके ऊपर में मेटल का जैकेट रहता है। इनसाइड बोल्ट सर्किल गैस्केट्स आते हैं जनरली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि गैस्केट्स के टाइप कैसे कैसे होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है CNF गैस्केट। आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कवर है, ये फुल फेस गैस्केट में आता है। ये कॉम्प्रेस्ड नॉन एस्बेस्टस फाइबर गैस्केट भी इसको बोलते हैं, फुल फेस गैस्केट भी इसको बोलते हैं। तो ये जनरली यूज़ में आता है वाटर पाइपिंग वगैरह में, जहाँ पे फुल फेस गैस्केट्स हम लोग यूज़ करते हैं रबर वगैरह का। तो जहाँ पे थोड़ा प्रेशर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फायर वाटर वाली लाइन में ऐसा जनरली गैस्केट हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमको सेकंड टाइप का जो है CNF गैस्केट, उसे भी हमें देखने को मिलता है जनरली। ये भी लेस प्रेशर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे करते हैं। जहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर की बात आती है वहाँ पे हम स्पायरल वुंड गैस्केट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जो 3rd नंबर का है, इसमें दिया हुआ है कि हाई प्रेशर गैस्केट्स के लिए आपको हाई प्रेशर लाइन्स के लिए आपको ये गैस्केट यूज़ करना है। उसके आगे है आप जो स्टीम सिस्टम यदि हमको लगाना रहता है तो उस केस में हमको डायरेक्ट मेटल का ही एक गैस्केट रहेगा, वो फुल मेटल है, जैकेटेड है, वो हम यूज़ करते हैं। नीचे रिंग टाइप के गैस्केट्स आपको दिख रहे होंगे, जो आरटीजे है, एक ओवल टाइप का है, एक आरटीजे जो ऑक्टोनल टाइप का है, मतलब उसमें 8 फेस होंगे उसके ऊपर में। फिर आप देख सकते हैं और भी 2 गैस्केट्स हैं, मतलब जैसा कि उसका ग्रूव है उस टाइप के हमें गैस्केट्स कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे गैस्केट्स हैं। जनरली जो स्पायरल वुंड गैस्केट होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है रिफाइनरी में, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर गैस्केट, गैस्केट्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो हम लोग कॉम्प्रेस्ड एस्बेस्टॉस फाइबर उसमें यूज़ करता है, एस्बेस्टॉस फाइबर का यूज़ करता है, प्लस ग्राफाइट का यूज़ करता है। जो हमारे अभी आप देख सकते हैं नीचे हमने एक फ़ोटो डाला हुआ है, इसमें जो इनसाइड का रिंग है, इनर रिंग जिसको लिखा है उसने IR 316L, वो जनरली आपको 316 के रहते हैं। और जो उसके बीच का पोर्सन है वो बीच वाले पोर्शन को ग्राफाइट से सीलिंग एलिमेंट लिखा हुआ है। सीलिंग एलिमेंट क्या है, जो हमारे सेरेसन के ठीक ऊपर आता है, जनरली ये ग्राफाइट का होता है। तो स्पायरल वाइंडिंग इसी को बोलते हैं, इसके लिए इसका नाम है स्पायरल वुंड गैस्केट। तो ये ग्राफाइट का रहता है, और बाहर जो मैन्युफैक्चरर का डिटेल रहता है, मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या रेटिंग है, किस तरह का SME कोड उसने फॉलो किया है, ठीक है, ये कितने साइज़ का है, क्या रेटिंग का है, कौन सा मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें हैं बाहर के लिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा इसमें क्वेश्चन था कि विच गैसेस आर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं आपको वही बताया था कि ये स्पायरल वुंड गैस्केट उसके लिए यूज़ में आता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेचर अबव 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मटेरियल का बात आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा मटेरियल जनरली इतने टेम्परेचर में भी काम कर सकता है और उसमें उसकी सस्टेनेबिलिटी उतनी है कि उसमें बिना किसी डिस्टॉर्शन के वो काम कर सकता है। तो उस केस में एलॉय स्टील के पाइप्स को जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री के ऊपर भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है। ये जनरली बात करें तो फोरमैन तक के इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि आप सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर इंजीनियर हैं तो उस केस में आपको ये चीज़ जानना होगा कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है टेम्परेचर का, वहाँ पे कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं।
जनरली एलॉय स्टील के लिए आपको P1 P2 P11 तक की सीरीज़ होते हैं, उसमें मटेरियल बहुत तरह के होते हैं एलॉय स्टील का। उसके लिए भी हम लोग एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे मटेरियल्स के ऊपर में, कितने तरह के मटेरियल्स हम रिफाइनरी में यूज़ करते हैं, उनका क्या ग्रेडिंग है, उनका एग्जैक्ट क्या ASME कोड है। बट अभी आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि एलॉय स्टील जनरली उसके लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कोरोसिव मटेरियल। यदि मटेरियल बहुत कोरोसिव है, कोरोसिव फ्लूइड के लिए जो उसके अंदर में जाना है, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप स्टेनलेस स्टील मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग SS बोलते हैं। SS को जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोरोजन लगने के चांस बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो CS है उसके अंदर में कार्बन का जो परसेंटेज और इसके परसेंटेज के डिफरेंस के चलते हमारा स्टेनलेस स्टील में कोरोजन बहुत कम लगता है। ओके, विच टाइप्स ऑफ पाइपिंग मटेरियल आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट एयर। अभी हम बात करें कि ड्रिंकिंग वाटर और इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए, तो आप लोगों ने जो काम किया हुआ है उसको मालूम है। जनरली हम लोग GI के पाइप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गैल्वेनाइज्ड स्टील मटेरियल है ये जनरली इंस्ट्रूमेंट एयर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी जनरली थ्रेडेड लाइन का यूज़ होता है, और थ्रेडेड हम ज़्यादा इजीली GI के ऊपर कर सकते हैं। SS पे करना ज़्यादा मुश्किल है और बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा, इसके लिए GI बेस्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर और इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए। फ्रॉम विच ऑनवर्ड्स NB पाइप इज़ इक्वल टू OD ऑफ द पाइप। ये कॉमन चीज़ है, ये जनरली एक टेक्नीशियन को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फोरमैन को भी पूछा जा सकता है, सुपरवाइजर्स को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये एक स्टैंडर्ड ही है कि यदि 14 इंच या फिर उसके ऊपर कोई भी पाइप होता है, उसका जो OD है उसके NB के बराबर है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 इंच में, तो जो आएगा उसका OD उतना ही रहेगा। उसके ऊपर भी जितना है 16 के लिए भी 25.4 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 इंच का वैल्यू है, तो उतने mm का उसका OD होगा, ये फिक्स है। और यहाँ पर एक और चीज़ हमको नोट करने की ज़रूरत है कि 14 इंच या उसके ऊपर में कभी भी 2 वेल्डर्स चाहिए वेल्डिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो CF है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि यदि एक वेल्डर एक साइड से वेल्डिंग करेगा तो अपोजिट साइड में गैप ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो जॉइंट सट जाएंगे। उसीलिए यहाँ पर वो चीज़ ना हो और जॉइंट एक साइड की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, जॉइंट में एक तरह का एक साइड में तनाव इतना नहीं क्रिएट हो जाए कि वो मटेरियल अपोजिट साइड में वो हीट ना पहुंच पाए। इसके लिए हम लोग 2 वेल्डर्स एट द सेम टाइम यूज़ करते हैं कि जो मटेरियल के साथ में जो उनकी मेटलर्जी है वो चेंज ना हो ज़्यादा। ठीक है, और जो गैप है वो भी एक इक्वल डिस्टेंस बनाए रहे। इसके लिए 2 वेल्डर्स एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग फॉर 24 इंच 14 इंच आर एबो दिस वन। ओके, नेक्स्ट, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, किसी को भी पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। एक्चुअली क्या होता है, 2 तरह के एल्बो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं पाइपिंग फील्ड में, एक लॉन्ग रेडियस एल्बो और एक शॉर्ट रेडियस एल्बो। तो जनरली हमारा जो लॉन्ग रेडियस एल्बो है वो जो उसकी वैल्यू होती है उसके एल्बो सेंटर की, वो एल्बो सेंटर हमारे डायमीटर के जब बराबर हो, ऐसे केस में जो मतलब यदि लॉन्ग शॉर्ट रेडियस है तो वो केस में हमारा उसका एल्बो सेंटर उसके डायमीटर के पाइप के डायमीटर के बराबर होगी, उसका जो NPS है उसके ठीक बराबर होगी, मतलब इंटू 1 यदि हम कर सकते हैं। ऐसे केस में जो हमारा एल्बो सेंटर आएगा ये हमारे शॉर्ट रेडियस के लिए आएगा और लॉन्ग रेडियस के लिए 1.5D आएगा। ये जनरली एक कॉमन एक फिनोमेना है जनरली शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस के बीच में, जो जनरली किसी भी टेक्नीशियंस को पूछा जाता है। ये चीज़ सुपरवाइज़र से ऊपर लेवल में तो नहीं पूछी जाती है क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन जानना सबको ज़रूरी है क्योंकि ये कैलकुलेशंस ही हमको कभी भी डिज़ाइनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये सिर्फ 2 ही तरह के एल्बो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 2D के भी एल्बोज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3Ds के भी एल्बो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ हम यूज़ करते हैं। बट ये लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस के लिए ये सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कॉमनली यही दोनों यूज़ होते हैं। यदि किसी अलग टाइप का कोई रिक्वायरमेंट है जो 90 डिग्री से भी ऊपर है, जैसे कि 180 डिग्री के एल्बो हैं, वहाँ पे फिर आपको किस तरह का यूज़ करना है तो ठीक इसके डबल हो जाएगा यदि वो सेम फिनोमेना पे है। लेकिन यदि कुछ बेंडिंग करके करना है या फिर कुछ दूसरा स्पेशल पर्पज़ है तो उसके लिए डिफरेंट हो सकता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे, ये जनरली हमारा जो लूपिंग का सिस्टम है,
आप देखते होंगे जो भी लोग रिफाइनरी में काम करते हैं उसको ज़रूर जहाँ पे भी लॉन्ग कोई एक लाइन बहुत लंबे दूरी तक जाती है तो बीच में इस तरह के लूप्स बनाते हैं हम लोग। ये एक्चुअली लूप क्यों होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जनरली सुपरवाइजर्स लेवल या इंजीनियर्स लेवल्स को सबसे मस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के दौरान। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लूपिंग इन द लॉन्ग पाइपलाइन, लॉन्ग पाइपलाइन में क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसके लिए आपको समझना है कि थर्मल एक्सपांसन और कंट्रैक्शन क्या है। जनरली कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो एक्सपांड होती है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबको मालूम है। और जैसे ही ठंडी होगी उस टाइम पे वो मतलब खिंच जाएगी अपनी तरफ या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो अंदर की तरफ आएगी। तो ये प्रोसेस हमारा पाइपिंग के साथ भी चलता रहा, क्योंकि उसके अंदर में जो लिक्विड जा रहा है, जो उसके अंदर जो हमारा फ्यूल जा रहा है वो हीट है, वो बहुत गर्म है, या फिर उसके ऊपर हमने इंसुलेशन दिया है वो मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे केस में लाइन को एक्सपांड होना और कॉन्टैक्ट होना लाजिम सी बात है। तो इसको एक्यूमुलेट करने के लिए ऐसे टाइम में लाइन बेंड नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए लाइन हमने एक लंबा टाइम के लिए डिज़ाइन किया है और लंबा लाइन गया हुआ है बिना किसी लूप बने हुए, तो जब भी वो एक्सपांड करेगा तो लाइन हमारा बेंड हो जाएगा या फिर लाइन ब्रेक भी हो सकता है उसके एक्सपांसन से। इसके लिए इसको एक्यूमुलेट करने के लिए उसके एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग लूपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उसका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो सके, जो उसमें वाइब्रेशन है उसको भी मेंटेन कर सके। एक तो ये हमारा थर्मल वाली चीज़ें है, दूसरा हमारा ये वाइब्रेशन का भी है। यदि लाइन में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो सीधा लाइन रहेगा तो अपने जगह से डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए हम लोग लूप करते हैं कि वो वाइब्रेशन उस लूप में मेंटेन कर लेगा। तो ये जनरली पर्पस होता है। आज के यही सब क्वेश्चंस थे। आप जैसा कि हम लोगों ने देखा है तो अभी इसी तरह का सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। तो कृपया दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब